Hello everyone, this is our fifth topic of this chapter, region and empire. So in previous video I explained you that how the different groups emerged and how the जातिस were formed. अब देखिए इस ईयर जो हिस्ट्री है हम उसमें एक तरह से 700 से 1750 तक का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो अब इस प्रॉपर टाइम पीरियड में मतलब 700 से 1750 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें क्या क्या चेंजेस हुए एक तरह से ये पढ़ेंगे. तो ग्रुप्स जो एमर्ज्ड हुए, जाति जो फॉर्म्ड हुई, और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चेंज था जो इस टाइम पीरियड में हुआ, दैट वाज द चेंजेस इन रीजन एंड एम्पायर. मतलब जो रीजन्स थे, प्रॉपर क्षेत्र थे, उनमें और उनके एम्पायर में क्या क्या चेंजेस आए, दैट वाज द मेन टॉपिक. ठीक है, तो ये चीज़ हम इसमें देखेंगे. लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. Large states like Cholas, Tughlaqs or Mughals encompassed many regions. अब देखिए काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े स्टेट्स थे. जैसे धीरे धीरे पहले ग्रुप्स बने, फिर जातियाँ फॉर्म्ड हुई, फिर मैंने बताया था एक पूरा गांव फॉर्म हुआ, फिर आफ्टर दैट दे टुगेदर फॉर्म स्टेट, और इस तरह से बड़े बड़े स्टेट्स बने और इन स्टेट्स के अलग अलग राजा या रूलर बने. तो चोलास, तुगलकास, मुगल्स, ये सारे जो बड़े बड़े रूलर्स थे, दे एनकम्पेस्ड मैनी रीजन्स. मतलब एक तरह से कई सारे रीजन्स को इन्होंने अपने अंडर लिया. जैसे छोटे छोटे जो राज्य होते थे उनको पूरे उन पर अधिकार कर लेना एनकम्पेस्ड कहलाता है. तो ये जो बड़े बड़े रूलर्स थे जिन्होंने लगभग पूरे देश पर राज्य किया, छोटे छोटे राज्यों को अपने अंडर कर लिया. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अ संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन. अब देखिए एक संस्कृत प्रशस्ति में ये बताया गया है कि जो दिल्ली सुल्तान था गियासुद्दीन बलबन, ठीक है, तो एक मुगल्स था ये. तो गियासुद्दीन बलबन जो था, देखिए पहले आपको मैं दिखा दूँ व्हाट इज़ प्रशस्ति. दिस इज़ लुक लाइक दैट. मोस्टली दिस इज़ द सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स जिसमें रिकॉर्ड किया जाता था जो भी राजा थे उसके बारे में. ये हार्ड प्लेट्स होती थी मेटल की, कॉपर की, जिनमें एक तरह से राजा अपने बारे में या अपने रूल के बारे में सारी कुछ जानकारी लिखवाया करता था. तो दीज कॉल्ड प्रशस्ति. ठीक है, तो इस तरह से जो प्रशस्ति थी, एक जो संस्कृत प्रशस्ति जिसमें संस्कृत में लिखा गया था कि जो दिल्ली का सुल्तान था, कौन, गियासुद्दीन बलबन, क्या लिखा था उस प्रशस्ति में, एक्सप्लेनिंग दैट द रूलर हैड अ वास्ट एम्पायर फ्रॉम बंगाल टू अफ़गानिस्तान. अब ये जो इस तरह की प्रशस्ति मिली जो संस्कृत में लिखी थी उसमें ये एक्सप्लेन किया गया कि ये जो रूलर था गियासुद्दीन बलबन, जो ये रूलर था गियासुद्दीन बलबन, जो ये रूलर था, ही हैड अ वेरी वास्ट एम्पायर. मतलब बहुत बड़ा एम्पायर था उसका, और जो कहाँ तक था, बंगाल से लेके अफ़गानिस्तान तक. बंगाल और से लेकर जो अफ़गानिस्तान तक के बीच का जितना भी एरिया था सारा इसी के एक तरह से रूल के अंडर में आता. तो इस तरह से ये संस्कृत प्रशस्ति में बताया गया है. ठीक है, लेकिन इसके बाद हिस्टोरियंस रिगार्ड्स दीज एज एक्सक्रेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट. फिर जो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने स्टडी की इन प्रशस्तिस की, उसके बारे में सर्वेस किए होंगे. तब इस प्रशस्ति में ही बताया गया इंडियन हिस्टोरियंस के द्वारा, देन दे फाउंड दैट किंग वॉज एक्सग्रेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट. मतलब जो राजा हुआ करता था वो प्रशस्ति में चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर लिखवाया करता था. ठीक है, क्यों किया करता था वो ऐसा. अब देखिए
मान लीजिए जो राजा है उसने ये कॉपर प्लेट्स में जो कुछ भी लिखवाया, प्रशस्ति इसमें जो कुछ भी लिखवाया, मान लीजिए उस टाइम के जितने भी लोग हैं 100 साल 200 साल इसके बाद का जो टाइम है, अब उन लोगों को तो पता है कि राजा का जो राज्य था कैसा था, कहाँ तक था, लेकिन जो राजा हुआ करता था उसे लगा कि आगे आने वाला जो टाइम है उसमें लोग उसको एक बहुत महान राजा के रूप में जाने। जो आगे आने वाला 400-500 साल बाद उसके टाइम के 400-500 साल बाद जो टाइम आएगा तो उसमें जो लोग होंगे उन्हें ये पता चले कि जो बलवन है दैट वाज अ वेरी ग्रेट किंग, मतलब लोग उसे बहुत महान राजा के रूप में जाने। ठीक है, तो इस वजह से वो बढ़ा चढ़ा कर लिखवा दिया करते थे। वाई डिड द रूलर kept claiming to have control over different parts of subcontinent। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि जो रूलर्स थे वो क्यों अपने पूरे सब कॉन्टिनेंट पर या डिफरेंट जो पार्ट्स थे रीजन के उन पर कंट्रोल बताने की कोशिश करता था, जो प्रशस्ति होती थी, जो इंस्क्रिप्शंस होती थी उनमें। ठीक है, By 700 AD, there were many kingdoms having distinct geographical dimensions, their own language and cultural कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद देखिए जो 700 AD थी उस टाइम से लेकर काफ़ी सारे ऐसे किंगडम्स थे, काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े राजा थे जिनका राज्य था, उनकी अपनी अपनी जोग्राफिकल डायमेंशंस होते थे, मतलब जो छोटे छोटे राज्य होते थे जोग्राफिकल या रीजनल स्टेट्स जिनको बोलें, एक प्रॉपर राज्य का, एक प्रॉपर स्टेट का जो राजा होता था वो अपने राज्य को चलाता। तो हर राज्य की अपनी अलग जोग्राफिकल कंडीशन होती थी, हर राज्य की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती थी, हर राज्य का अपना एक अलग कल्चर होता था। ठीक है, रीति रिवाज वगैरह होते थे, और मतलब हर राज्य की क्या होती थी, अपनी अलग विशेषताएं होती थी। Occasionally, dynasties like the Cholas, Khaljis, Tughlaqs and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, including diverse region। अब देखिए इसके बाद जो छोटे छोटे एम्पायर थे पहले वो अलग अलग थे, लेकिन जब काफ़ी बड़े बड़े जो डायनेस्टीज़ आई उनके राजा जो हुए, जैसे चोला डायनेस्टी, खलजी, तुगलक्स एंड मुगल्स, आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे इन राजाओं के बारे में, इन डायनेस्टीज़ के बारे में। तो मोस्टली इन जो डायनेस्टीज़ के जो बड़े बड़े राजा थे, रूलर थे, तो उन्होंने पूरा एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया या एम्पायर बनाया, जिसे हम पैन रीजनल या पैन रीजन एम्पायर कहेंगे, क्योंकि ये जो बड़े बड़े राजा थे दे फॉर्म अ बिग एम्पायर इंक्लूडिंग इन टोटल ओवरऑल इंडिया, ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो जितने भी पोर्शन थे इंडिया के या उसके बाहर के भी जो, तो उन सबको अपने अंडर कर लिया, हरा दिया और सारे राज्य को अपना एक पूरा विशाल एम्पायर बना दिया। ठीक है, लेकिन अब जो ये राजा थे, अब जो राजा थे ऐसा तो है नहीं है कि वो अगर राजा बन गया तो फिर वो कंटिन्यूसली वही हमेशा के लिए राजा हो गया। जो राजा हैं वो जीतता भी है, कई बार हारता भी है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब मुग़ल एम्पायर था काफ़ी टाइम तक, वो मुग़ल जो डायनेस्टी थी, मुग़ल डायनेस्टी, उसमें एक एक करके राजा आए और काफ़ी टाइम तक उनका राज्य चला। फिर धीरे धीरे जो औरंगज़ेब था लास्ट मुग़ल रूलर, उसके बाद का जो टाइम था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, मतलब मुग़ल एम्पायर जो था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, क्योंकि औरंगज़ेब जो लास्ट रूलर था, ग्रेट रूलर था मुग़ल एम्पायर का, उसके बाद के जितने भी राजा हुए तो वो बहुत ज़्यादा दे वर वेरी वीक टू कंस्ट्रक्ट द किंगडम, या अपने किंगडम को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। तो इस वजह से धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर कमज़ोर हो गया, और इस तरह से जो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर जो एक बड़ा बिग किंगडम फॉर्म किया था, एम्पायर फॉर्म किया था, वो दोबारा जो छोटे छोटे राज्य थे वो अलग अलग हो गए दोबारा, क्योंकि अब जो मेन बड़ा राजा था वो नहीं रहा, उसका किंगडम नहीं रहा, तो छोटे छोटे राज्य दोबारा री एमर्ज हो गए। ठीक है, रीजनल स्टेट्स में। But the years of imperial pan-regional rule had altered the character of regional empire. हाँ, अब देखिए
ये सवाल उठता है कि जो इम्पीरियल पैन रीजल रूल जो हुआ करते थे, जो एक लंबे टाइम तक चलता रहता था, मतलब जो बड़े राजा थे, जो बहुत बड़े बड़े राजा थे जिन्होंने पूरे इंडिया को या और जो स्टेट्स थे उनको मिलाकर एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, तो उस वजह से जो ये इस तरह का जो इम्पीरियल रीजन रूल था जो बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता था, तो हमने देखा कि रूलर्स आए ज़रूर, वो हारे भी, और हारने के बाद री एमर्ज हुए जो छोटे छोटे किंगडम थे वो। लेकिन जब ये री एमर्ज हुए तो एक प्रॉब्लम थी इसमें भी। क्या थी? अब देखिए एग्जांपल के लिए समझते हैं इस चीज़ को, दैट यू नो दैट व्हाट इज़ फ्रीडम। आपने एक बार आज़ादी को फील कर लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अगर मान लीजिए गुलाम बना दिया गया दोबारा, लेकिन अब आप गुलाम तो ज़रूर हो गए हैं, लेकिन आपको पता है कि आज़ादी क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ फ्रीडम। तो ऐसे ही जो रीजनल एम्पायर एमर्ज हो रहे थे, जो छोटे छोटे एम्पायर जो थे यहाँ पर, मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद जो छोटे छोटे राज्य दोबारा अलग हो रहे थे, तो वो कहने को तो एक प्रॉपर रीजन के एम्पायर थे, लेकिन इन्होंने पैन रीजन एम्पायर भी देखा था, जहाँ पर बड़े राजा के तहत या पूरा एक बड़े एम्पायर के तहत वो रहे थे, गुलामी देखी थी उन्होंने, ठीक है। तो मतलब एक तरह से अगर हम बात करें तो किस तरह से देश पर एक राजा का रूल चलता है ये भी देखा। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी? पैन रीजनल एम्पायर की, तो वो सारी चीज़ें रीजनल एम्पायर ने री एमर्ज होने के बाद भी क्या किया? छोड़ी नहीं, उन्हें अडॉप्ट करके रखा, ठीक है। उस चीज़ को जो बड़े बड़े एम्पायर के जो राजा थे वो जिस तरह से अपना किंगडम चलाते थे, जो सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन या और सारी चीज़ें प्रशासन कैसे चलाते थे, तो वो अलग तो हो गए छोटे छोटे राज्य, लेकिन जो प्रोसेस थी वो छोटे छोटे राज्य के जो राजा थे वो उन्हीं प्रोसेस के द्वारा अपने छोटे छोटे राज्यों को चलाने लगे, ओके। इसके बाद अडॉप्शन ऑफ स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, एलाइट कल्चर्स एंड द लैंग्वेज वॉज इन्फ्यूज्ड इन रीजनल किंगडम। अब इसके बाद देखिए जो अगर हम बात करें तो जो स्टाइल था पूरे देश को चलाने का, कब? जब बड़े बड़े रूलर्स रूल किया करते थे उस टाइम पर, तो पूरे देश पर वो जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस जो थी वो ख़त्म नहीं हुई छोटे छोटे री एमर्ज जो रीजनल स्टेट थे उन पर। लेकिन वो किसके हिसाब से अपना रीजन एक तरह से चीज़ें कर रहे थे अपने रीजन में, जो पैन रीजन टाइम पर जो स्टाइल हुआ करती थी उसमें, मतलब जो एक तरह से गवर्नेंस था या जो पूरे शासन को चलाने की जो प्रोसेस थी वो उसी टाइप से चलाई जा रही थी जब बड़े बड़े किंगडम्स हुआ करते थे, और उनकी जो स्टाइल थी उसी तरीके से सारी स्टाइल को गवर्न किया जा रहा था, ठीक है। इस तरह से हम जो कह सकते हैं जो एक तरह से एलाइट कल्चर एंड द लैंग्वेज वी इन्फ्यूज इन रीजनल किंगडम, लैंग्वेज वगैरह सब थी, अपनी अलग कल्चर था, सारी चीज़ थी, लेकिन राज्य को चलाने का जो स्टाइल था वो यहीं से लिया गया या इसी के तहत चलाया गया जो बड़े बड़े राजा चलाया करते थे उस टाइप से। और इस तरह से हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कैरेक्टर डिफरेंट रीजन्स डिड नॉट ग्रू इन आइसोलेशन। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग रीजन्स थे दे डिड नॉट ग्रू इन आइसोलेशन, मतलब ऐसा नहीं था कि जो रीजनल स्टेट्स थे उन्हें कुछ पता ही नहीं था या वो कुछ जानते नहीं थे, अलग से ग्रू नहीं हुए रीजनल किंगडम। दे अफेक्टेड बाय द टर्म्स एंड द सिचुएशन विच वर रेगुलेटेड इन पैन रीजनल किंगडम। इस तरह से जो पैन रीजनल किंगडम्स में जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस या जो गवर्नेंस थी उसी के तहत जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, रीजनल किंगडम्स थे, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे।